Hi everybody, welcome to Practice Mock. In this lecture, what we will do is, first we will try to cover the static part of union budget, and after that, जो इस बार का यूनियन बजट अनाउंस हुआ है, that is interim budget. So we will discuss the salient features of that interim budget as well. So in this way, I mean, this will be a very comprehensive coverage of the union budget. Okay. स्टार्ट करने के पहले what we'll do कि हम पहले देख लेते हैं इसका स्टैटिक पार्ट क्या क्या है. तो स्टैटिक पार्ट में स्टार्ट करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन सा प्रोविजन है जिसको फॉलो करते हुए द यूनियन गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड और कम अप विद द यूनियन बजट ईच ईयर. सो दैट इज आर्टिकल 112. सो आर्टिकल 112 कॉन्स्टिट्यूशन का वो आर्टिकल है दैट प्रोवाइड्स फॉर द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. तो ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसी को हम दूसरे भाषा में या आप ऐसे बोल लो कि इसी को कॉमनली बोला जाता है यूनियन बजट. हालांकि यूनियन बजट वर्ड ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 112 वो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि प्रोविजन प्रोवाइड करता है फॉर फर्निशिंग द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट. तो ये हो गया. अच्छा, अब कौन सी एजेंसी या कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है जिनको कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर यूनियन बजट प्रोवाइड करना होता है. तो वो हो गया हमारा कौन सा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. अब इस नाम से आप कंफ्यूज मत होना बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, तो ऐसे करके आपको टोटल 6 डिपार्टमेंट्स वहां पे मिलते हैं. सो नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि ये पूछा जा सकता है और खास करके वैसे एग्जाम्स में जो कि अभी 2 से 3 महीने के भीतर होने वाले हैं तो उसमें तो ये पूछा ही जा सकता है. अगर हम आरबीआई ग्रेड बी की बात करें या फिर जो बाकी के बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं तो ड्यूरेशन पे डिपेंड करेगा कि किस एक्सटेंट तक पूछेंगे. बट यूजुअली देखा ये जाता है कि पूरे साल भर जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं तो बजट का उसमें आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस जरूर देखने को मिलता है. जैसे अगर किसी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में ये पूछ ले कि इस साल के बजट में कितना अमाउंट उसे एलोकेट हुआ है तो वो भी आपका पार्ट यूनियन बजट से ही आ रहा है. ठीक है, सो इसको आपको काफी डिटेल में करना होता है. अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर हम आज बात नहीं करेंगे बिकॉज फिर ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा. तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारी यूनियन बजट की समरी भी आ चुकी है, उसको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखो तो आपको वहां पे लिंक्स मिलेगी, आप वहां पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं. सो इसको रीड करने से फिर आपकी कवरेज बहुत अच्छे से यूनियन बजट के बारे में हो पाएगी और स्टैटिक पार्ट हो चाहे सीए का पार्ट हो वो दोनों आपका वहां से कवर हो जाएगा. ओके, अगर हम बजट डॉक्यूमेंट को देखें तो वहां पे 3 पार्ट्स होते हैं जिसपे हमें बहुत अच्छे से फोकस करना होता है. तो सबसे पहला है एक्सपेंडिचर, दूसरा रिसीट और तीसरा कि जितने भी अलग अलग डेफिसिट इंडिकेटर्स हैं उनकी मीनिंग क्या है. और हर डेफिसिट इंडिकेटर में देखना होता है कि ये जो अमाउंट है या फिर ये जो डेफिसिट है वो लास्ट ईयर से बढ़ा है या फिर घटा है और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है अभी, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं. सो रिसीट, उसके बाद एक्सपेंडिचर और फिर डेफिसिट इंडिकेटर्स, तो ये आपको ध्यान रखने होते हैं. अब इनकी मीनिंग क्या क्या है वो हम एक एक करके देख लेंगे, लेकिन आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब आप हमारी समरी रीड करेंगे तो आपको बहुत जगह दिखाई देगा कहीं पे बीई लिखा हुआ है, कहीं पे हो सकता है आपको आरई लिखा हुआ मिले, कहीं पे एक्चुअल ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा. अब इसकी मीनिंग क्या क्या है, तो बी का मतलब होता है बजट एस्टिमेट. मैं एक बार पहले लिख देता हूं उसके बाद इसकी मीनिंग आपको समझा रहा. आरई का मतलब रिवाइज्ड एस्टिमेट, ओके. अब इनकी मीनिंग क्या क्या है, तो इसको ऐसे हम एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे आपकी सैलरी आती है राइट, तो आप फिर पूरे मंथ का प्लान करते हो कि आपको किस वे में एक्सपेंडिचर करना है. ठीक है, तो आपकी जो सैलरी आई है दैट विल बी अ रिसीट टू यू, मतलब कि वो पैसे आपके पास आए हैं, अब आपको इसे यूज करके अलग अलग जो भी आपकी नीड्स हैं पूरे महीने भर तो आपको उनका ध्यान रखना होता है. तो जो आपकी एक्सपेंसेस होगी कहीं ना कहीं वो आपके रिसीट पे डिपेंडेंट है राइट. तो बजट के टाइम पे जो अनाउंसमेंट होती है कि किस गवर्नमेंट स्कीम को या फिर मिशन को कितना पैसा एलोकेट किया जाना है, किस मिनिस्ट्री को कितना मिलेगा,
किस स्टेट को ग्रांट की तरह कितने कितने पैसे मिलेंगे। तो ये जो पूरा पार्ट है, ये पहले गवर्नमेंट को सोचना होता है कि जितने पैसे उनके पास आएंगे, फिर उसी के रेशियो में या फिर उसी को बेंचमार्क मान के फिर उनको प्लान करना होता है कि कहाँ कहाँ पे कितना खर्चा करना है। अब ये जो रिसीट है, ये फिर कहाँ से आती है? ओके, तो बजट एस्टिमेट बोलने का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब ये डॉक्यूमेंट लेके आती है, तो वहां पे उनकी जो सोच है वो ये कि हम पूरे साल भर में इतने पैसे खर्च करेंगे, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एस्टिमेट। बजट एस्टिमेट का मतलब हो गया वैसा एस्टिमेट या फिर वैसा एस्टिमेटेड अमाउंट जो अलग अलग चीजों के लिए लिखा गया है बजट डॉक्यूमेंट में, वो आपका हो गया बजट एस्टिमेट। रिवाइज एस्टिमेट वो होता है कि मान लो बजट के आने के बाद 4-5 मंथ्स के बाद गवर्नमेंट को ये लगा कि किसी पार्टिकुलर मिशन में या फिर किसी पार्टिकुलर इनिशिएटिव में उनको एलोकेशन थोड़ी सी और बढ़ानी पड़ेगी। तो जैसे आप एग्जांपल लो, मनरेगा एक स्कीम है, नाउ दिस इज अ डिमांड ड्रिवन स्कीम। तो हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ पैसे एलोकेट किए हों, जैसे लास्ट ईयर जो अमाउंट एलोकेट हुआ था दैट वाज 60,000 करोड़, ठीक है, पूरे साल भर के लिए। अब इसके बाद बहुत सारे क्रिटिसिज्म आने लगे, जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनका ये बोलना था कि ये अमाउंट पिछले साल के मुकाबले, यानी हम बात कर रहे हैं अभी ईयर 23-24 की, तो इसमें जो एलोकेशन हुआ था उस समय बजट के टाइम पे दैट वाज 60,000 करोड़। लेकिन अगर उससे एक फिस्कल ईयर पहले जाए 22-23 में, सो उस समय ये अमाउंट थोड़ा ज्यादा था। सो लोगों ने क्रिटिसाइज किया इसको कि हम क्यों मनरेगा पे जो हमारा एलोकेशन है उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं। गवर्नमेंट का उस समय काउंटर व्यू ये था कि मनरेगा बीइंग अ डिमांड ड्रिवन स्कीम, हम इसकी एलोकेशन बाद में भी बढ़ा सकते हैं जैसे जैसे नीड आएगी। मान लो कि किसी एक पार्टिकुलर स्टेट के लोगों ने डिमांड किया कि उनको ज्यादा एम्प्लॉयमेंट चाहिए मनरेगा के थ्रू, तो ऐसा पॉसिबल है कि फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बाद में बढ़ा दे, एंड वही एग्जैक्टली हुआ। तो जो एक्चुअल अमाउंट है, नॉट एक्चुअल बिकॉज अभी फिस्कल ईयर खत्म हुआ नहीं है, ठीक है, तो बाद में ऐसा हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एलोकेशन बढ़ानी पड़ गई और अभी तक ये अमाउंट जा चुका है 80,000 करोड़ के ऊपर, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि साल के बीच में ही जो अमाउंट एलोकेट किया गया है बजट के टाइम पे उससे ज्यादा या फिर उससे कम खर्च होता है। नाउ ये जो अमाउंट है इसी को हम बोलते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट। मतलब कि गवर्नमेंट ने सोचा किसी भी रीजंस के थ्रू कि शायद उनको एलोकेशन में चेंजेस करने पड़ेंगे। अच्छा, जब एक बार फिस्कल ईयर खत्म होता है, जब फाइनल डेटा आएगा कि किस स्कीम पे कितना एक्चुअली में खर्च हुआ है, तो उसी अमाउंट को हम बोलते हैं एक्चुअल, या फिर अगर आप इसको कंबाइंड देखो तो इसको बोलते हैं एक्चुअल्स, जो पूरे साल भर गवर्नमेंट ने खर्चा किया है अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स पे। तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि जो बजट डॉक्यूमेंट जो अटैच की गई है वीडियो के साथ उसमें आपको ये लिखा हुआ दिखाई देगा बहुत जगह। ओके, तो अब हम आते हैं रिसीट पे, उसके बाद एक्सपेंडिचर, और ये सबको हम कैसे देखें ओवरऑल। तो मान लो जो मैं एग्जांपल दे रहा था आपको पहले कि आपकी मंथली इनकम है, सैलरी आती है, फिर उसी के रिस्पेक्ट में आपको प्लान करना पड़ता है कि आप कहाँ कहाँ खर्च करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो तो जो रिसीट है, आप इसको समझ लो कि जो आपकी सैलरी है वही गवर्नमेंट के लिए रिसीट है पूरे साल भर की, ठीक। तो इस रिसीट को फिर कैसे यूज करना है, और अलग अलग जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होती हैं जहां पे गवर्नमेंट को खर्च करना है, तो फिर उसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो ओवरऑल बजट को आप दो पार्ट में बांट सकते हो, रिसीट और एक्सपेंडिचर। अब उसके भी अगर हम बियॉन्ड जाएं थोड़ा सा, तो रिसीट के दो पार्ट हो सकते हैं, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। लाइकवाइज जो आपका एक्सपेंडिचर बजट है उसके भी दो पार्ट हो सकते हैं, एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये जो वर्ड कैपिटल रेवेन्यू है, अब इसको समझना होगा, क्योंकि ये आपने समझ लिया तो बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा, आपके लिए बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि आप ओवरऑल पूरे स्ट्रक्चर को समझ पाओ। तो जो वर्ड है कैपिटल, उसकी मीनिंग यहाँ पे ये हो जाती है कि वैसा खर्च या फिर वैसी इनकम जो लॉन्ग टर्म एसेट्स पे हो रही हो या फिर वहां से आ रही हो। जैसे मान लो कि सरकार कोई रोड बनाती है, तो रोड एक ऐसा एसेट है जो कि बहुत लंबे टाइम तक बेनिफिट्स प्रोवाइड करता रहता है। अगर रोड बहुत अच्छे क्वालिटी का बना हो तो यूजुअली वो 5-6-7 ईयर्स तक ऑपरेशनल रहता है। मान लो कोई रिवर के ऊपर ब्रिज बनी है, तो वो ब्रिज हो सकता है 80 ईयर्स 100 ईयर्स तक वो वर्क करे। तो ऐसे लॉन्ग टर्म एसेट्स जो लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देते रहे लोगों को, तो हम उनको बोलेंगे कैपिटल एसेट। अब जितने ऐसे ऐसे एसेट्स पूरे साल भर में क्रिएट हो रहे हैं उस पर जो खर्च होगा उसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है?
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है, जैसे कि आप एग्जांपल लो कि जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको जो सैलरी दी जाती है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। क्यों? क्योंकि वो पूरे महीने जो काम हुआ है, जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने काम किया है उसके बेसिस पे उनको सैलरी मिलती है, बट इसका कोई लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन नहीं है, राइट? तो इसलिए कैपिटल और रेवेन्यू में यही डिफरेंस होगा जो आपको समझना है, और ये मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया। अगर हम रिसीट की बात करें तो रिसीट में भी यहाँ पे दो पार्ट्स हैं इसके, कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट। अब कैपिटल रिसीट का मतलब क्या हो गया, या फिर रेवेन्यू रिसीट का मतलब क्या हो गया? तो रेवेन्यू रिसीट हम इसी को सबसे पहले देखते हैं। तो जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम है पूरा, उसमें दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में जैसे आप इंक्लूड कर सकते हो इनकम टैक्स को, उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स है, इसी तरह बहुत सारे और भी टैक्सेस हो सकते हैं। फिर इनडायरेक्ट टैक्स में जो हमारा सबसे मेजर कंपोनेंट ऐसे होता है दैट इज जीएसटी, ठीक है? या फिर आप मार्केट से बहुत सारे सामान लेते हो तो उस पर भी आप देखते होगे कि वहां पे आपको कुछ पार्ट पे करना पड़ता है सेस या फिर इसमें सरचार्ज में, तो वो आपका हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। तो ऐसे टैक्स सोर्सेज से जब इनकम आ रही होती है गवर्नमेंट को तो वो पार्ट बनता है रेवेन्यू रिसीट का, ठीक है? कैपिटल रिसीट क्या है फिर? कैपिटल रिसीट फिर वो इनकम है जो गवर्नमेंट को मिल रही है थ्रू जो कैपिटल एसेट्स क्रिएट हुए हैं पिछले सालों में। जैसे मान लो अगर रोड बना है 2 साल पहले, तो जिस साल वो बन के तैयार हुआ है या फिर जिस साल उस पर खर्च हुआ है उस साल के लिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बट नेक्स्ट ईयर्स के लिए जब वहां से रेवेन्यू आना स्टार्ट होगा या फिर वहां से रिसीट आने लगेगी, जैसे रोड पे क्या होता है, टोल का कलेक्शन होता है, राइट? सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि कैपिटल एसेट्स के थ्रू जहां से इनकम आ रही होती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी दूसरे कंट्री को लोन दिया हो, अब उस लोन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो इनकम मिलेगी, ठीक है? तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं जिसको आप कैपिटल रिसीट में देख सकते हो। तो कैपिटल रिसीट हो गया, रेवेन्यू रिसीट हो गया। रेवेन्यू में हमने देखा कि टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों अलग अलग है। लाइकवाइज कैपिटल रिसीट में भी दो पार्ट हो सकते हैं। एक है आपका नॉन डेट कैपिटल रिसीट, तो जो मैंने अभी भी एग्जांपल दिया कि 2 साल 3 साल पहले रोड बन के तैयार हुआ और अब उसके थ्रू जो भी इनकम आ रही है तो वो सरकार के लिए क्या हो गई, वो सरकार के लिए है कैपिटल रिसीट। और अगर इसमें भी देखें तो वो नॉन डेट कैपिटल रिसीट है। डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट क्या हो जाएगा, इसको हम थोड़ा अच्छे से देखेंगे बाद में, लेकिन अभी मैं आपको समझा दूं कि जब एक्सपेंडिचर और रिसीट में डिफरेंस हो जाता है, जब एक्सपेंडिचर किसी साल ज्यादा हो जाती है, जो कि अगर आप ऐसे ट्रेंड को देखो तो हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ज्यादा खर्च करना पड़ता है, तो फिर ये डेफिसिट क्रिएट करता है। क्योंकि आपका अगर आप ऐसे देखो तो जो एक्सपेंडिचर की अमाउंट है अगर उसके रिस्पेक्ट में सेम लेवल पे अगर रिसीट क्रिएट नहीं हुई है तो फिर ये जो गैप है ये सरकार को फिल करना पड़ेगा। और ये सरकार इसको फिर कैसे मैनेज करती है, तो इसको मैनेज किया जाता है कहीं ना कहीं से बोरो करके। तो जितने G-Secs होते हैं, एज इन कि जो बॉन्ड्स टाइम टू टाइम इशू होता है जो आरबीआई करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे, तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को यूज करके जो फंड रेज किए जाते हैं सो दैट डेफिसिट को मिनिमाइज किया जाए। सो इसके थ्रू जो पैसा मिलेगा वो आएगा डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट में। मतलब कि एक्चुअली में उस रिसीट के लिए कुछ डेट क्रिएट हुआ है जो कि हुआ है थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी मल्टीलैटरल बैंक से, ठीक है, या फिर वर्ल्ड बैंक हो गया, उसके बाद IMF है, या फिर ADB है, तो ऐसे से बहुत सारे डेवलपमेंट बैंक्स हैं या फिर मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाके एंड वहां से फंड रेज कर सकती है। तो वहां से जो पैसे मिलेंगे वो आ जाएंगे किसमें, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट में। ओके, सो ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया बजट का। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट है, वो है डेफिसिट इंडिकेटर्स का, ठीक है? तो वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। ये मैंने आपको समझा दिया क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको आप नोट मेकिंग के लिए यूज कर सकते हो, बाकी इसका जो पर्पस है वो मैंने आपको समझा दिया। लाइकवाइज रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट में भी अगर आप देखो तो दो टाइप के हो सकते हैं, नॉन डेट कैपिटल रिसीट और उसके बाद डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। तो ये आपको पढ़ के समझना है, डॉक्यूमेंट में भी बहुत अच्छे से ये सब लिखा हुआ है। फिर हम आते हैं डेफिसिट इंडिकेटर्स पे। तो डेफिसिट इंडिकेटर्स में ये 4 हैं जो कि आपको अच्छे से समझना है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। सबसे पहले हम आते हैं फिस्कल डेफिसिट पे। फिस्कल डेफिसिट क्या हो सकता है, तो मैंने आपको बताया कि एक्सपेंडिचर और रिसीट में जो डिफरेंस है वो आपका हो गया डेफिसिट।
अब अगर हम फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा कि जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में दो पार्ट हो गए, एक हो गया आपका नॉन डेट वाला पार्ट और एक हो गया डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, राइट। तो टोटल एक्सपेंडिचर में जब आप रिवेन्यू रिसीट को माइनस करो और फिर माइनस करो क्या, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, तो वो आपका देगा फिस्कल डेफिसिट, अब यही जो फिस्कल डेफिसिट है इसको मीट करने के लिए या इसको फिनांस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोरो करना पड़ता है, और बोरो करने के बाद जो पैसे मिलते हैं वो आते हैं किसमें, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट में। इसीलिए इसको हटाया गया यहां से, क्योंकि ये वो अमाउंट है जो कि एक्चुअली डेट फिनांसिंग के लिए यूज होगा, जो कि डेफिसिट फिनांसिंग के लिए यूज होने वाला है, इसलिए हम इसमें फिस्कल डेफिसिट में इसको यूज नहीं करते। ठीक है, तो अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, तो फिस्कल डेफिसिट हो गया, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं फिर से, फिस्कल डेफिसिट आपका हो गया टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट, तो ये आपको याद रखना है। ओके, अब अगर हम देखें कि प्राइमरी डेफिसिट क्या है, तो प्राइमरी डेफिसिट एक्चुअली फिस्कल डेफिसिट ही है, लेकिन उसमें से अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दो तो फिर वो आपको देगा प्राइमरी डेफिसिट। अब इंटरेस्ट पेमेंट हम इसमें से माइनस क्यों कर रहे हैं, तो हो सकता है ऐसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 साल पहले, 3 साल पहले या फिर उसके भी पहले कुछ लोन लिया हो ताकि उस साल डेफिसिट फाइनेंसिंग की जाए। अब ये जो बोरो हुई है अमाउंट, इसके ऊपर, इस लोन के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हर साल इंटरेस्ट पे करना होता है। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट में वो सारा पार्ट इंक्लूडेड है। प्राइमरी डेफिसिट निकालने का पर्पस ये था कि हम ये जान पाए कि इस साल जो एक्टिविटीज हुई है, क्योंकि 2 या 3 साल पहले अगर लोन लिया गया है तो वो उस साल की एक्टिविटी थी, अभी के टाइम पे बस ये है कि उसके बदले में हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, राइट। लेकिन अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट के अमाउंट को हटा दें तो हमें वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो कि इस साल की वजह से है। आई मीन इस साल जितनी एक्टिविटीज हुई हैं तो उसके वजह से जो डेफिसिट आया है वो आपका होगा प्राइमरी डेफिसिट। उसके बाद आता है रेवेन्यू डेफिसिट। अब इसको लिखने के तरह तरह तरीके हैं, आप इसको सिंपली, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आप इसको सिंपली ऐसे याद रखो कि जो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें से आप माइनस कर दो टोटल रेवेन्यू रिसीट। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये आपका रेवेन्यू डेफिसिट दे देगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है वो हम निकाल सकते हैं रेवेन्यू डेफिसिट से, बट डिफरेंस ये रहेगा कि रेवेन्यू डेफिसिट में से फर्दर आपको कोई चीज माइनस करनी रहेगी। एंड वो चीज क्या है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ग्रांट देती है हर साल डिफरेंट स्टेट्स को, तो ये जो ग्रांट मिलते हैं वो इस बेसिस पे मिलते हैं कि स्टेट्स अपने अपने एरियाज में किसी कैपिटल एसेट को क्रिएट करे, इसके लिए ये ग्रांट दी जाती है। तो अगर स्टेट को ये पैसे मिल रहे हैं तो स्टेट के लिए ये हो जाएगा कैपिटल रिसीट। ठीक है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ये हो गया क्या, ये हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ पैसे दे रही है ताकि वो अपने एरिया में कैपिटल एसेट क्रिएट कर पाए। तो जो भी आपका रेवेन्यू डेफिसिट होगा उसमें से आप क्या करो, ये ग्रांट का अमाउंट माइनस कर दो। तो जब ये ग्रांट का अमाउंट माइनस होगा तो वही आपका देगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब ये जितने मेन इंडिकेटर्स थे या मेन जो हेडिंग्स थे, जो टर्म्स हैं, उसकी मीनिंग आपने समझ ली। अब बजट डॉक्यूमेंट को रीड करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो हम आगे चलते हैं और देखेंगे कि अभी जो बजट अनाउंस हुआ है तो उसमें क्या क्या अमाउंट्स आपको याद रखने हैं और किस वे में याद रखने हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट ऐसी होती है अगर आप इसको बहुत अच्छे से रीड करने बैठो तो नंबर्स आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, तो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको कैसे कैसे से रीड करना है और कैसे कैसे मेमोराइज करना है आप वो भी देखना। तो सबसे पहले जो रिसीट बजट है उसका अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो बजट का अमाउंट है
तो वो चाहे टोटल रिसीट हो चाहे टोटल एक्सपेंडिचर हो, उसकी अमाउंट सेम ही रहेगी। आप इसको ऐसे समझो कि बैलेंस शीट पे आपको दिखाना होता है कि आपके टोटल एसेट्स कितने हैं और टोटल लायबिलिटीज कितनी है, और यही दोनों को मैच किया जाता है बेसिकली। तो जो टोटल रिसीट है, ठीक है, इंक्लूडिंग जो सरकार इस साल लोन लेगी कहीं से, तो उसका जो पैसा आएगा जो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट में आएगा, तो ये सारा मिला के जो टोटल रिसीट है वो होगा 47,65,768 करोड़ रुपए में। ये वो अमाउंट है। लाइकवाइज जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा वो भी इतना ही होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि अमाउंट एकदम सेम रहता है दोनों का। तो जो बजट का साइज है हमारा वो इस साल है 47,65,768 करोड़। और अगर हम लास्ट ईयर के बजट साइज से इसको अगर कंपेयर करें तो ये इंक्रीज हुआ है, जो कि ऑब्वियस ही बात है। अगर इंडिया की जीडीपी हर साल बढ़ रही है तो फिर बजट का साइज भी धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो अगर बहुत ही सिंपल वे में कोई आपसे पूछे कि इस साल का जो बजट अमाउंट था वो कितना था, तो उसका आंसर आएगा यहां से। ओके, अब इसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं कि जो टोटल रिसीट है उसको हमने यहाँ पे 2 पार्ट्स में किया, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। तो जो कैपिटल रिसीट है आप देखो, आउट ऑफ दिस अमाउंट 47,65,768 करोड़, कैपिटल रिसीट का जो अमाउंट है वो है 17,64,494 करोड़। और यहां पे देखो क्या लिखा है रिमार्क्स में कि ये डिक्रीज हुआ है पहले से। तो अगर ये डिक्रीज हुआ है तो फिर क्यों हुआ है? अब उसका रीजन ये है कि जो हमारा डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट है, मतलब कि जो हम बोरो करने वाले हैं इस साल, तो उसका अमाउंट पिछले साल से काफी कम है। काफी कम एज इन की जितना हमने लास्ट ईयर लोन लिया था उससे हम इस बार बहुत कम लेंगे। अब वो हो सकता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में हो या फिर एक्सटर्नल बोरोइंग्स हो, दोनों मिला के जो टोटल अमाउंट है डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट में वो इस साल कम रहने वाला है पिछले साल से। इसीलिए जो टोटल कैपिटल रिसीट है वो थोड़ा कम है पिछले साल से। ठीक है। अच्छा, यहां पे एक और आप बात ध्यान देना कि जो नॉन डेट कैपिटल रिसीट है वो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ा है, बट जो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट है वो थोड़ा कम हुआ है। ठीक, सॉरी, जो आपका नॉन डेट कैपिटल रिसीट है वो थोड़ा सा कम हुआ है, बट जो आपका डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट है उसमें सिग्निफिकेंट चेंज आई है, वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है। तो ओवरऑल जो इंपैक्ट है इसका वो ये कि यहां पे आपको डिक्रीज देखने को मिलता है टोटल कैपिटल रिसीट में। अच्छा, अब रेवेन्यू रिसीट की बात करें तो वो टोटल अमाउंट है आपका 30,01,274 करोड़, और ये पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। अब इसके बढ़ने का इंप्लीकेशन ये हो गया कि सरकार ये बोलना चाह रही है कि इस साल हम टैक्स या नॉन टैक्स सोर्सेज से जो कलेक्शन करेंगे वो पिछले साल से ज्यादा होगा। सरकार के बोलने का ये मतलब है। बल्कि अगर आप देखो जो बात मैंने आपको पहले बताई थी कि बजट एस्टिमेट जो होता है वो बजट के टाइम दिया जाता है, फिर बाद में जैसे जैसे सिचुएशंस में चेंजेस आएगी तो सरकार इस अमाउंट को रिवाइज करती है। तो जो लास्ट ईयर का बजट एस्टिमेट था फॉर रेवेन्यू रिसीट, तो जो डेटा अभी के टाइम पे है उसके हिसाब से ये देखा गया है कि टैक्स रिसीट हमारी पिछले साल के बजट एस्टिमेट से बढ़ी है। तो मतलब इस साल का जो टैक्स रिसीट का बजट एस्टिमेट होगा, हो सकता है कि आने वाले कुछ महीने के बाद सरकार इसको भी रिवाइज कर दे एंड ये भी बढ़ा हुआ दिखाई दे। क्योंकि आप टाइम टू टाइम न्यूज़पेपर में रीड करते होगे कि जीएसटी कलेक्शन हो चाहे डायरेक्ट हमारे जितने भी टैक्सेस हैं, खास करके इनकम टैक्स, तो उसकी जो कलेक्शन होती है उसमें भी इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मतलब जो अभी का हमारा बजट एस्टिमेट है इससे ज्यादा कलेक्शन हो सकती है बाद में। ठीक है, बट यहां पे आपको याद रखना है ये कि अमाउंट रेवेन्यू रिसीट का इतना है और ये लास्ट ईयर के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। टैक्स रिसीट रेवेन्यू रिसीट का बहुत बड़ा पार्ट, इनफैक्ट अगर आप देखो तो आउट ऑफ 30,01,274 करोड़, इसका बहुत बड़ा परसेंटेज वो आता है टैक्स रिसीट से, और जो नॉन टैक्स रिसीट्स हैं वो बहुत ही कम है। ठीक है, लेकिन दोनों पिछले साल से बढ़े हुए हैं, पिछले साल से ज्यादा कलेक्शन एस्टिमेट किया गया है इसमें। उसके बाद अब हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर की। तो एक्सपेंडिचर में देखो आप कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है लास्ट ईयर ये था 10 लाख करोड़, इस बार ये हो गया है यहां पे 11,000 और 111 करोड़ ऐसे।
तो ये पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। और अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मिला दे तो जो टोटल अमाउंट है अगेन वो आता है कितना, 47 लाख। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो अमाउंट है हमारा, वो अमाउंट कैपिटल एक्सपेंडिचर से ज्यादा है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए सिंपली कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन दोनों में ज्यादा बड़ा अमाउंट किसका है, ठीक है, कहां पे ज्यादा खर्च होता है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आपको किस वे में याद रखना है वो भी थोड़ा जरूरी है ऐसे देखना, क्योंकि पूरा फैक्ट अगर आप ऐसे याद करने बैठो तो बहुत दिक्कत होगी आपको। तो इसलिए आपको ट्रेंड्स याद रखने हैं कि कौन सी चीज बढ़ी है, कौन सी घटी है। पिछले स्लाइड पे जो हमने देखा कि जो हमारा कैपिटल रिसीट है वो पिछले साल के मुकाबले इस बार सरकार ये बोल रही है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार कम रिसीट आएगी, कैपिटल रिसीट। तो ये सब आपको याद रखना है इंटरव्यू में या फिर कहीं भी और आपको इस वे में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो उस यहाँ पे ध्यान देना कि जो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें से अगर हम सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट की बात करें तो इंटरेस्ट पेमेंट का अमाउंट जो है वो है 11,90,440 करोड़। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक छोटी सी अपडेट ये है कि जो यूनियन गवर्नमेंट खर्च करेगी खुद से वो अमाउंट है 11,11,111 करोड़। बट जो ग्रांट के फॉर्म में स्टेट्स को मिला है, अगर हम उस अमाउंट को भी इंक्लूड करें तो जो टोटल इफेक्टिव अमाउंट होता है जो कि पूरे कंट्री में खर्च होना है यूनियन गवर्नमेंट के फंडिंग के थ्रू, तो वो अमाउंट क्या हो जाएगी, 14,96,693 करोड़। ये अमाउंट आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक तो सबसे पहला कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट कितना है, तो वो हो जाएगा 11,11,111 करोड़। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा थ्रू यूनियन गवर्नमेंट, क्योंकि ये जो अमाउंट है इसके बारे में हमने पहले ही बात कर लिया कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली स्पेंड करने वाली है, लेकिन ये जो अमाउंट है जो यहां पे लिखा है तो ये ग्रांट के फॉर्म में स्टेट को दिया जाएगा सो दैट वो अपने स्टेट में कैपिटल एसेट्स को क्रिएट करने में पैसे खर्च कर पाए। तो मतलब ये पैसे भी यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू ही आ रहे हैं। तो अगर हम इफेक्टिव मनी काउंट करेगा इसमें तो वो हो जाएगा टोटल 96,693 करोड़, दैट इज ईयर मार्क फॉर कैपिटल क्रिएशन। इतना आपको याद रखना है यहाँ पे। ओके, अब हम आएंगे इसके बाद जो हमारे डेफिसिट इंडिकेटर्स हैं। तो इसकी मीनिंग मैंने आपको समझा दी थी पहले ही। इस साल जो बजट डॉक्यूमेंट में मेंशन हुआ है तो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट होगा 6,53,383 करोड़, जो कि लास्ट ईयर से कम है। तो मतलब ये चीज अच्छी है कि हमारा डेफिसिट कम हो रहा है। और अगर हम जीडीपी के टर्म्स में बात करें तो ये होगा टोटल 2% ऑफ दी जीडीपी। तो आपको ये सब भी ध्यान रखना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट वो है 2,67,801 करोड़। ये भी लास्ट ईयर से डिक्रीज हुआ है और अब ये होगा 0.8% ऑफ दी जीडीपी। फॉर्मूला इसका नीचे दे रखा है पूरा कि आपको कैसे कैसे कैलकुलेट करना होता है ये सब। फिस्कल डेफिसिट ये बहुत बार न्यूज में रहेगा और हमेशा रहता है। इसका अमाउंट है 16,85,494 करोड़, जो कि लास्ट ईयर से डिक्रीज हुआ है। और अगर हम जीडीपी के टर्म्स में बात करें तो ये है 5.1% ऑफ दी जीडीपी। अगर आपको ये सब नंबर याद नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ये परसेंटेज हर हाल में याद होना चाहिए, ठीक है। बहुत एक्सट्रीम केस में हो सकता है कि आपसे एग्जैक्ट अमाउंट पूछ दे, लेकिन परसेंटेज बहुत बार पूछा जाता है। फिर है प्राइमरी डेफिसिट। तो अगर हम अमाउंट की बात करें तो ये है 4,95,054 करोड़, जो कि लास्ट ईयर से डिक्रीज हुआ है। और जीडीपी के टर्म्स में यह है 1.5% ऑफ द जीडीपी। तो आपने एक चीज यहां पे नोटिस की होगी कि जितने भी डेफिसिट इंडिकेटर्स होते हैं, और ये सब बजट के डॉक्यूमेंट में खुद ही सरकार बताती है, तो सारे इंडिकेटर पे जो एक्चुअल अमाउंट है वो आप देखोगे कि लास्ट ईयर से डिक्रीज हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। किसी भी इकोनॉमी में अगर डेफिसिट का अमाउंट धीरे धीरे कम हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये सारी चीजें दिखाती हैं कि सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितनी सीरियस है एफआरबीएम एक्ट को इंप्लीमेंट करने में, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। तो इसी एक्ट के थ्रू अब ये अलग
डिस्कशन का टॉपिक है। जिन लोगों ने जैसे आरबीआई ग्रेड बी का कोर्स लिया होगा तो उसमें ये सारी बातें बताई गई हैं कि एक्ट में क्या क्या बातें सरकार ने रखी हैं, डिसाइड की हैं खुद के लिए, और डेफिसिट का जो परसेंटेज है मतलब जीडीपी के टर्म्स में, तो उसको रिड्यूस करते करते 3.5 या फिर 4 एटलीस्ट यहां तक लेके आना होता है। तो अभी जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो 5.1% है। इसको फेज्ड मैनर में कम करते करते 3.5 तक लेके आना है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हर साल सरकार ट्राई करे कि फिजिकल डेफिसिट का परसेंटेज पिछले साल के मुकाबले कम होता जाए। तो इसलिए हर डेफिसिट इंडिकेटर में देखोगा, अगर आप देखो ऐसे, तो ये टोटल अमाउंट डिक्रीज होती जा रही है, राइट। तो आज के सेशन में इतना ही। ये एक ओवरव्यू था यूनियन बजट का, और जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, मतलब चाहे वो डेफिसिट इंडिकेटर्स हो, चाहे हमने रिसीट की बात की, चाहे हमने एक्सपेंडिचर की बात की, तो ये सारे वो फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो इसलिए ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप यूनियन बजट के समरी पे जाओ, जो कि हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, ब्लॉग की लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आप वो फाइल खोल के देखो तो उसमें बहुत और भी कुछ चीजें बताई गई हैं जो कि आपको रिकॉल करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। उसमें चार्ट्स यूज हुए हैं, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है सारी चीजें, तो आपको रीड करने में भी दिक्कत नहीं होगी, और चार्ट्स को देख के बहुत अच्छे से वो चीजें विजुलाइज भी होंगी कि कैसे डेफिसिट का जो ट्रेंड है वो ओवर द ईयर्स घटता जा रहा है। तो वो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। उस फाइल को आपको रिवाइज करते रहना है। कोशिश करना कि जो भी एग्जाम हो आपका, वो चाहे आरबीआई ग्रेड बी हो, चाहे कोई बैंक का एग्जाम हो, इसके पहले वो कम से कम 4 से 5 बार आप रिवाइज करो, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एटलीस्ट आपका गलत नहीं होगा। ठीक है। सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।